अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ एक न्यू शियान वांग एफएफ रीबॉर्न फॉर यू का फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और ये एक ओमेगा वर्स है जिसमें हमारा वेवशियान एक अल्फा और वांग जी जो कि एक ओमेगा ही होने वाला है। और इसमें आपको उनकी दो लाइफ्स देखने को मिलेंगी। तो चलें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस स्टोरी में आपको कॉमेडी, एक्शन, थोड़ा सा एक्शन, रोमांस और बहुत ज़्यादा सस्पेंस और शायद थोड़ा हॉरर भी देखने को मिलेगा। यानी कि सब कुछ ही तो मैं इसमें डालने की कोशिश करूँगी। और हाँ, इसमें करैक्टर्स थोड़े ज़्यादा हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और अगर आपने इसको अच्छा रिस्पांस दिया तो फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड करूँगी। और हाँ, आर्ट्स ऐसी वाइफ को भी सपोर्ट कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बाकी लोगों को रिकमेंड भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारे लहन वांग जी को, जो कि एक 22 साल का ओमेगा है और अपने सेट के लीडर का बेटा ही है। हाँ, उनके माँ बाप जो कि बहुत टाइम पहले ही गुजर चुके हैं। लहन वांग जी अपने भाई लहन शीचैन के साथ रहता है और हाँ, उसकी एक भाभी भी है जो कि वहन जिंग है। और आज लहन वांग जी की शादी होने वाली थी और ये उसकी दूसरी शादी थी। और ना तो उसे खुशी हो रही थी और ना ही कोई दुख हो रहा था, क्योंकि उसे पता था शादी का कोई भी तो अंजाम नहीं होने वाला, ना कोई अच्छा ना ही बुरा। ये बात उसके लिए एक रिचुअल थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये उसकी दूसरी शादी थी और उसे पता था बस कुछ ही घंटे की बात थी और उसका दूसरा हस्बैंड भी बस टपक ही जाने वाला था। इसलिए वो ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं करना चाहता था और ना ही करेगा। ओह चाचू, आप कितने ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो। ये उसका छोटा भतीजा था युआन, जो कि उसको रेडी होते देख ही रहा था। हाँ, अच्छा तो लगूंगा। दूसरी बार शादी हो रही है मेरी और देखा तुमने, कोई है मेरे जैसा लकी बंदा जो दूसरी बार शादी कर रहा। और अभी तो मैंने एक और भी करनी है और इसके बाद एक और। इतनी शादियां करोगे आप? हाँ तो और क्या, अब करनी तो है ना। नहीं तो तुम क्या चाहते हो, मैं टपक जाऊं? नहीं ना, तो मुझे तो शादी करनी पड़ेगी ना, ताकि मेरी बजाय कोई और ही टपक जाए। अरे आप चलो भी, कितना भी तैयार हो गए, कौन सा तुम्हारे दूल्हे ने जिंदा भी रहना है। ये वैंचिंग थी जो कि उससे आके बुलाने आई थी। ओ भाभी, क्या हो गया जो दादू जल्दी मर जाएंगे? कुछ शर्म कर लो, दादू क्यों बोल रहे हो? हाँ तो 80 साल के बूढ़े को और मैं क्या जानू बोलूँ, शोना बोलूँ, क्या बोलूँ मैं उसे? अरे कुछ भी बोलो पर दादू तो नहीं बोलो। वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। हाँ, वो वाला हस्बैंड जो के पास 3-4 घंटे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे बाद मर जाने वाला है, टपक जाने वाला है। तो मैं क्यों उसको कुछ और बोलूँ? और वैसे भी उसने खुद को बेचा है ना, वो तो बस मेरे लिए एक चीज़ है। तो बस ठीक है, फिर आपने उसके घर वालों को दे दिए ना सोने के सिक्के वगैरह? अरे हाँ, सब दे दिया। अब चलो भी, देखो कब से सब वेट ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। लेट हो रहे हैं तो मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ। बस ये मैं थोड़े अपने बाल तो संभाल लूँ। उसने अपने लंबे बालों को सेट ही किया था और फिर वो बाहर आ ही गया था। बाहर सभी तो उसका वेट कर रहे थे। वो सैक लीटर का बेटा था, इसलिए कोई उसे कुछ बोल ही नहीं सकता। और अब उसका भाई था जो कि लीडर था, और उसे कोई क्यों ही कुछ बोलेगा, भला वो कौन सा जानबूझ के ये कर रहा है। ओह दादू, कैसे हो आप? उसने अपने दूल्हे की तरफ देखा था जो कि पास बैठा ही हुआ था। हाँ, मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ बेटा। हाँ तो देखा देखा भाभी आपने, वो भी तो मुझे बेटा ही कह रहे हैं। और हाँ, चाचा चाची और तुम सोनू, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे तुम्हारा दादू अब छीनने वाला हूँ। उसने उस बूढ़े आदमी की फैमिली की तरफ देख के बोला था। और फिर जैसे उनकी शादी स्टार्ट हो ही चुकी थी, ये शादी उसके लिए करना ज़रूरी थी, क्योंकि वो एक कस्ट ओमेगा था और ये कस्ट तब तक ही ख़त्म नहीं होगी जब तक वो अपने 3 हस्बैंड को शादी करके टपका नहीं लेता। उसे अच्छा नहीं लगता था किसी जवान जहान बंदे को ऐसे मार ही डालना। इसलिए उसने और उसके भैया ने बस यही आइडिया सोचा था कि वो कोई बूढ़ा सा आदमी पकड़ेंगे, उसके फैमिली वालों को बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे और बस शादी कर लेंगे।
हाँ, तो जो भी अपने घर वालों की कुर्बानी देना चाहता था, उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था, वो ये कार ही लेता था। एक हस्बैंड को तो वो टपका चुका था और अब दूसरे की बारी थी। मुझे अफ़सोस हो रहा है, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, आप तो बूढ़े हैं, आपने तो वैसे भी मर जाना है। तो अच्छी बात है ना, अपने ख़ानदान के लिए कुछ अच्छा करके जाएँगे। मैं आपके लिए बहुत सारी दुआ करूँगा, चाहे थोड़े टाइम के लिए सही, आप मेरे हस्बैंड तो बनेंगे ना। वो उस बूढ़े से आदमी को समझा रहा था और फिर उसने आई डो भी बोल ही दिया था। दादू जो कि इतने भी गए गुजरे नहीं थे, वो खड़े हो ही चुके थे। देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं कोई किस नहीं करने वाला तुम्हें, ठीक है? एकदम से उसकी टोन बदल ही चुकी थी। अरे लेकिन क्या? हाँ, बुढ़े खसूट कहीं के, मरने वाले हो, कब्र में पाऊँ मैं तुम्हारे पास 3-4 घंटे के मेहमान हो, हाँ? और तुम्हें मुझे यानी कि लैन वांग जी को चुम्मा करना है। मैं तुम्हारा मुंह ना तोड़ के रख दूँ। भैया देख रहे हैं आप इसे। वांग जी चुप ही हो जाओ। शी चैन ने उसे समझाया था। नहीं, मैं क्यों चुप हो जाऊँ? अच्छा चुप हो जाओ, देखो ये एक रिचुअल है। अच्छा सही है फिर, अगर तुम्हें ज़्यादा ही चुल मच रही है ना, तो ये लो, मेरे इस प्यारे से गाल पे किस काट लो, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। वैसे भी मैं ये सब जिसके लिए कर रहा हूँ, मुझे वही चाहिए। और वो बूढ़ा आदमी होशी हो गया था और लहन सहन ने जैसे मुंह बना के आंखें बांधी काट ली थी, और अब वो उसके बिना दांतों वाले मुंह से अपनी चीख पे किस करवा ही रहा था। हाँ चलो, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो ही जाएगी। शादी हो चुकी थी और कोई क्यों ही मुबारक देगा। उस बूढ़े आदमी के बहू और बेटा और पोता तो बस रो के उससे माफ़ी मांग रहे थे, जिन्होंने गरीबी के हाथों उसे बेच ही डाला था। और बूढ़ा आदमी वो तो बस इसी बात पे खुश था, टर्की कहीं का, चलो थोड़ी देर के लिए सही उसे इतनी यंग और प्यारी सी वाइफ ही मिल जाएगी। मर तो वैसे भी जाना है, तो क्यों ना बंदा कुछ अच्छा सा करके और अच्छा सा देख के मरे। वो अपने रूम में आ चुका था और उसका बूढ़ा हस्बैंड भी। देखें, मैं आपको बता दूं ना, हमारे बीच में कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो बैठा है वहाँ पे, चुपचाप लेट जाओ और अपने मरने का इंतज़ार करो। वो वहीं पे चेयर लेके आप बुक खोल के पढ़ने लगा था और उसका बूढ़ा हस्बैंड, हाँ वो 80 साल का बूढ़ा हस्बैंड जिसका उसे नाम तक नहीं पता था, वो बस बेड पे ही बैठा इस रूम को देख ही रहा था। ये तुम्हारा कमरा है? हाँ मेरा कमरा है। वो तो जो तुम्हारा पहले वाला हस्बैंड था, क्या वो भी इधर आया था? वो आदमी बस ऐसे ही बोल रहा था। हाँ, वो भी इधर आया था और इसी बेड पे बैठा था, जहाँ पे आप बैठे हो, और वहीं पे टपक गया था, मर गया था। तो आप भी बैठ जाओ। देखो, आपके घर वालों को हमने सारे पैसे दे दिए ना, सोना दे दिया ना, है ना? तो अब आपको क्या चाहिए? बस आराम से सो जाओ और मरने का वेट करो, ताकि आपको आराम से मरना नसीब हो। मैं किसी को दुख में नहीं देख सकता, मेरा दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे तो करना पड़ेगा ना। मैं बुरा तो नहीं हूँ ना? नहीं, तुम तो बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। वो बूढ़ा उसके करीब ही आता जा रहा था और वांग जी ने उसे घूर के ही देखा। इधर किधर आ रहे हो तुम? अरे तुम ऐसे क्या ही कर रहे हो? मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हें अपने पास लेके आना चाहता हूँ। मेरे पास आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हाँ, कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसे एकदम से इस बूढ़े से डर ही लगने लगा था। अरे कहीं वो बूढ़ा, हाँ कमीना कहीं का, अगर उसके ऊपर अटैक कर देगा तो वो क्या ही करेगा। हाँ था तो अल्फा ही ना, चाहे बूढ़ा ही हो क्या था। और वो बेचारा नन्ही सी जान, मासूम सी जान, एक महंगा ही तो था। पहले हस्बैंड से भी तो उसने कितनी मुश्किल से अपने आप को बचा के रखा था, थैंक गॉड, एंड उसी टाइम उसके सर में वो चेयर ही उसने मार डाली थी और वो मर गया। लगता है इसको अभी खुद ही मारना पड़ेगा। वो जैसे दिल ही दिल में सोच रहा था। देखो, मेरे करीब नहीं आना, मैं बता रहा हूँ। तुम कितने प्यारे हो, तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं। वो उसके लंबे लंबे बालों को आप छेड़ ही रहा था और वांगजी का दिल चाहा इन्हीं बालों का फंदा बना के उसका गला ही घूंट डाले। हाँ तो तुम्हारे भी बाल अच्छे हैं, बस सफ़ेद हो चुके हैं, कोई बात नहीं। देखो, आराम से उधर चले जाओ, मेरे पास नहीं आना, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे तलवार भी चलानी आती है। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। हाँ, वांगजी हो, मेरी वाइफ हो। मैं कोई वाइफ नहीं हूँ, करीब मत आना मेरे। वो बूढ़ा उसके करीब ही आता जा रहा था और वांग जी, जो कि बाहर नहीं जा सकता था, उसे अंदर ही रहना था जब तक उस बूढ़े की जान नहीं निकल जाती। उधर चल के बैठ जाओ ना प्लीज़, क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? देखो, मुझे सच में डर लग रहा है।
वो आप मिन्नत ही करने लगा था और बुढ़ा फिर रुक गया। उसको शायद नींद ही आने लगी थी। देखो देखो, आपको नींद आ रही है, शाबाश दादू, उधर चले जाओ, मर जाओ जाके। उसने उसे बेड पे लिटा ही दिया था, खुद उसके पास ही बैठ गया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ जंतर मंतर पढ़ता हूँ ताकि तुम्हें आराम से मौत आ जाए और तुम्हें कोई भी दर्द ना हो। हाँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। वो अपने दूल्हे के पास बैठ गया था, उसके सर पर हाथ रखे, जाने क्या ही और कौन सा जंतर मंतर उसने पढ़ना शुरू कर ही दिया था। और फिर थोड़ी देर के बाद उसका बुढ़ा हस्बैंड, जो कि पहले गर्म था, अब ठंडा ही हो चुका था। शुक्र है मर गया। भैया दरवाज़ा खोल दो, बस एक और कुर्बानी हो गई है। उसने दरवाज़ा ही नॉक किया था, फिर दरवाज़ा खुल गया था। उसने 2-3 आंसू भी बहा लिए थे। मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं ना। तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, उसने खुद अपनी मर्जी से किया, तुम कोई भी कसूरवार नहीं हो। भैया ने उसे सीने से लगा लिया था और उसे हाथ से ज़्यादा ही प्यार करते थे। उनका छोटा भाई, जो भाई काम उनका बेटा ही था, जिसने बस अपने पैदा होने के कुछ महीने बाद ही तो अपने माँ बाप को खो दिया था और उनकी मौत भी तो एक मिस्ट्री थी। पता नहीं वो कैसे ही मरे, कैसे ही और क्यों ही उन्हें किसी ने मार डाला था। बस उनकी लाशें ही तो मिली थीं। जब वो बाहर घूमने गए थे तो फिर वो वापस आए ही नहीं थे। और वांगजी तब से बाशी चैन के पास ही था, उसी ने उसको पाला था। और अब वैनचिंग और शी चैन ही थे जो कि उसके लिए माँ बाप थे। फाइनली उसके बूढ़े हस्बैंड का भी अंतिम संस्कार हो ही चुका था, यानी कि उसका कफन दफन और जनाजा तो हो ही चुका था। और अब वांगजी फिर से आज़ाद ही था। मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊं क्या? सब हो गया ना? हाँ, जाओ, घूमो फिरो, मज़े करो। उसके भैया ने उसको इजाज़त दे दी थी और अब वो अपने सेक्ट में घूमने फिरने जा ही रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो वो भी मार गया क्या? हाँ, मार गया। वो सोनू, उसके साथ में खेला करता था, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। मैंने उसका दादा उससे छीन लिया। उसने वैनिंग को बताया था, जो कि वैनचिंग का भाई था और उसका दोस्त ही था। हाँ, तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है वांगजी, लेकिन बस एक और, हाँ एक और, बस एक और कुर्बानी मैं दे दूँ, उसके बाद तो फिर मुझे तो कमांडर से शादी करनी है ना। उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। शक्ल तक देखी है तुमने उसकी? हाँ, नहीं देखी, बात जो कुछ देखा है मुझे वही अच्छा लगता है। उसकी शक्ल किसी ने भी नहीं देखी और कोई नहीं जानता वो कौन है। वो कमांडर शी यिंग के बारे में बात कर रहे थे, जो कि प्रिंस वेवशियान की आर्मी का आर्मी चीफ ही था। और वो हमेशा ही अपने फेस को छुपा के रखता था और जब भी वो इनके सेक्ट में आता था तो वांगजी बस उसे ही देखता था। वो कैसे ही तलवार से फाइट करता था और कैसे ही वो एक ऊंचा लंबा सा और कितना ही वांगजी की नज़रों में और उसके ख्यालों में हैंडसम सा बंदा था। और वांगजी उसको दिल ही दे चुका था। बस उसका ये कर्ज ख़त्म हो जाए, वो अपने 3 हस्बैंड को टपका ले, फिर तो उसे कमांडर के पास ही जाना था और उसके पास जाने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। वो पहले नहीं जा सकता था ना। अगर वो पहली, दूसरी या तीसरी शादी उससे कर लेता तो क्या वो उसे मरने देता? अरे नहीं, वो कमांडर के लिए तो कुछ भी करेगा। उससे बस वो ज़िंदा चाहिए और वो उससे प्यार करता है। उसे बहुत अच्छे लगते हैं बहादुर लोग और उससे बहुत ज़्यादा ही फैसिनेट करते हैं। वैसे सुना है कि वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। वैनिंग, जो कि अब उसके पास ही बैठा था, उसकी बात ही कर रहा था। मुझे नहीं पता वो कैसा है, बस मुझे अच्छा लगता है उसका बेबाक अंदाज, उसका लड़ाई करना, उसकी तलवार जो कभी भी किसी दुश्मन को अपने आगे टिकने नहीं देती। मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे बस वही चाहिए। और मेरे जैसे को तो उसी जैसा संभाल सकता है ना। वो अपने बालों को पीछे करके बोला था और वैनिंग बस उसकी तरफ देख ही रहा था। उसने कुछ भी तो गलत नहीं बोला था। वो था भी तो इतना प्यारा, जैसे वो इस दुनिया का हो ही नहीं। वैनिंग बस उसकी तरफ देख ही रहा था। उसका रंग, जो कि दूध से भी कहीं ज़्यादा सफ़ेद था। उसके बाल, जो कि रेशम की तरह बस बिखरे हुए थे और कुछ जो कि उसके फोरहेड पे ही आते थे, जिन्हें वो बस प्यार से पीछे कर लेता था।
वो कितना ज़्यादा ही अच्छा था और वैनिंग जैसे दिल ही दिल में अपने दोस्त की नज़र उतार रहा था। वो चाँद जैसा ही तो था और चाँद में भी तो दाग होता ही है ना, लेकिन वांगजी में तो कोई भी दाग नहीं था। वो तो बस उसकी किस्मत में था जो उसे ये सब करना पड़ रहा था, नहीं तो वो किसी के साथ भी कभी भी बुरा नहीं करता था। आज तक उसने कभी एक मक्खी भी तो नहीं मारी थी और जितनी बार भी उसके भाई ने उसको बोला था कि वो उसके साथ प्रैक्टिस करे तो उसने हमेशा इनकार ही कर दिया था। वो कभी भी अपने भाई के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता, वो तो किसी के खिलाफ भी नहीं उठा सकता। बस वो अकेले प्रैक्टिस करता था, जैसे हवा से बातें कर रहा, और वो बस अपनी फैमिली के बाद एक ही शख्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, कमांडर शी हिंग से, जो कि कभी कभी यहाँ पे आता था अपनी आर्मी के साथ और पता नहीं वो क्या ही ढूंढते थे। उन्हें किसी की तलाश थी जो कि उन्हें मिल ही नहीं रहा था। वो आते थे और हर बार लोगों को पकड़ के ले जाते थे और वांगजी को समझ नहीं आती थी यार वो लोगों को क्यों ही लेके जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो उन्हें मार पीट पे के वापस भी छोड़ जाते थे, किसी की जान नहीं लेते थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था यार वो किससे ही ढूंढ रहे हैं और क्यों। बस इतना ही पता था कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं और वो अलग अलग सेक्ट्स में जाते ही रहते थे। हर बार जब भी चाँद की 14 तारीख होती थी वो ज़रूर ही आते थे और वहाँ पर किसी न किसी को ले ही जाते थे, पता नहीं क्या ही था। और वांगजी जो कि एक तो बार बार कमांडर को देख ही चुका था उसके मास्क में, उसका गोल्ड का मास्क जो हमेशा ही उसके फेस पर रहता था। बस उसकी आंखें थीं जो कि वांगजी के अंदर तक उतर चुकी थी और वांगजी उनमें डूब भी चुका था। चलो अब घर चलते हैं, हाँ बहुत टाइम हो गया और भैया और भाभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो अब फिर से घूमता घुमाता अपने घर ही जा रहा था और वैनिंग अपने घर ही चला गया था। वो ज़्यादा दूर नहीं थे, पास पास ही तो उनका सेक्ट था और उनके सेक्ट पास पास थे, लेकिन बाकी सेक्ट तो उनसे दूर ही थे। बीच में एक बहुत बड़ी नदी थी जिसे पार कर गई उन्हें दूसरे सेक्ट में जाना होता था और प्रिंस का सेक्ट भी तो नदी के उस पार ही था। वांगजी घर पहुंच चुका था और फिर वो सो ही गया। हाँ, आज एक और हस्बैंड टपक गया, हाँ पास एक और रहता है और फिर वो और उसका कमांडर हमेशा ही साथ साथ होंगे। और अब हमारी स्टोरी में आता है हमारा दूसरा सेक्ट जो कि है वी सेक्ट, और यहाँ पे हमारे प्रिंस वी वुशियान की हुकूमत है। वो प्रिंस जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा, बहुत ज़्यादा ही काइंड और बहुत ज़्यादा ही हम्बल है और वो किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करता। ये लिंग उसका शहर है और वो यहाँ का प्रिंस, वो एक बहुत बड़ा ही स्कूल चलाता था। यहाँ पे कितने ही सारे लोग थे जो कि उसके अंडर थे। वो खुद भी तो कितने सारे लोगों को पढ़ाता था और बाकी काम बस अपने लोगों की अच्छाई और भलाई के लिए ही। बाकी तो उसको किसी ने कभी भी कुछ नहीं करते देखा था। वो एक प्योर सोल था और अभी तक 30 का होने के बाद भी उसने शादी नहीं की थी। पता नहीं उसको किसका इंतज़ार था और पता नहीं वो शादी करेगा भी कि नहीं। बस उसके स्टूडेंट्स यही सोचा करते थे कौन होगा या होगी जो कि हमारे मास्टर के दिल के करीब होगा, और कितनों ने तो कोशिश भी की थी, लेकिन मास्टर जो दिल के जितने ज़्यादा अच्छे थे उनका फेस उतना ज़्यादा ही कोल्ड रहता था। वो मुस्कुराते भी ऐसे थे जैसे एहसान ही कर रहे हों और हंसते हुए तो कभी किसी ने देखा ही नहीं था। बस ऐसे ही शांत से सीरियस से उनके मास्टर थे, मास्टर वी वुशियान, और वो सबकी जान ही थे। मास्टर, आप अभी तक उठे नहीं हैं, कितनी देर हो गई है, आप कब तक ही ऐसे रहेंगे। वो कितनी देर से ऐसे एक ही पोजीशन में बैठा हुआ था और उसकी न्यू स्टूडेंट सुआन जो कि उसको बुलाने आई थी। हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं मास्टर, चले ना, हमें पहले क्लास लेनी होगी और फिर उसके बाद हम सबको एक्सरसाइज के लिए भी जाना है। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। और हाँ, मैंने कितनी दफ़ा बोला है जब मैं इस कमरे में अकेला हूँ तो यहाँ पे मत आया करो। तुम छोटी हो, ना समझो,
इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कोई भी आके मेरी तन्हाई को खराब करने की कोशिश करे। माफ़ कीजिएगा मास्टर, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। जुआन ने सर को झुका ही लिया था और वो उससे माफ़ी मांग रही थी। ये 2 महीने पहले ही आने वाली स्टूडेंट थी और उसके माँ बाप और कोई भी नहीं था, बहन भाई भी नहीं थे और वो पास अकेली थी, जो वशियान को बस ऐसे ही किसी जगह से मिली थी। जब वो ऐसे ही घूमते घूमते दूर निकल गया था तो उसने वहाँ उसे जख्मी हालत में ही देखा था। वो उसे यहाँ पे ले आया था अपने सेक्ट में और माँ बाबा के मना करने के बावजूद भी वो उसे अपने घर में ही रख चुका था। वो अपने पास्ट को भूल ही चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना ही याद था कि वो एक लड़की है और इसके अलावा कुछ नहीं। जुआन नाम भी तो उसे विवशान ने दिया था। वो उसका एक बचपन का दोस्त था जो कि मार ही चुका था और वशियान ने उसको जुआन का नाम वैसे ही दे दिया था। वो कितनी ज़्यादा ही फ्रैंक थी और बार बार आ ही जाती थी। बार बार समझाने पे भी उससे असर नहीं होता था और वशियान जो कभी कभी इरिटेट भी हो जाता था। बस बहुत हो गया, उसका सारा काम अब ख़त्म हो ही चुका है। बस एक और स्पेल सीखना बाकी है और फिर वो स्पिरिट से बातें करने के काबिल हो ही जाएगा। वो बाहर आ चुका था अपने स्टूडेंट्स के पास और वो सब उसी की तरह का वाइट कलर का ड्रेस पहने हुए जैसे रोज़ में उसके सामने ही थे। गुड मॉर्निंग मास्टर। हाँ गुड मॉर्निंग। और आप लोगों को मैंने कितनी दफ़ा बोला है कि आप मेरा वेट मत करें। ब्रेकफास्ट कर लिया करो। आपके बिना नहीं करेंगे हम। आप हो तो हम हैं ना। चलो सही है, ब्रेकफास्ट कर लो पहले, फिर हम सब लोगों को पहली क्लास के लिए जाना है और आज हम एक नया स्पेल सीखने वाले हैं। कौन सा स्पेल मास्टर? ये जुआन थी जो कि हाथ से ज़्यादा एक्साइटेड थी और जीगी ने उसको एकदम से पकड़ के पीछे किया। जीगी जो कि वशियान की सबसे फेवरेट और पुरानी ही स्टूडेंट थी, जो कि वैन सेक्ट से थी और ये वैन चिंग की कज़न ही थी। वो जितनी ज़्यादा प्यारी थी उतनी ज़्यादा अच्छी थी और वशियान को वो हद से ज़्यादा ही अच्छी लगती थी। उसकी इंटेलिजेंस, उसका ब्रेव और बोल्ड अंदाज और इसके साथ ही उसका काइंड नेचर। उसमें कोई भी गुरूर नहीं था, कोई भी दिखावा नहीं था और वशियान को यही सब अच्छा लगता था। वो कभी भी झिझकती नहीं थी, डरती नहीं थी, किसी के आगे झुकती नहीं थी और वशियान भी तो वैसा ही था और ना ही वो नॉन सीरियस थी। जी इसको बता दो ज़रा, तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा बोला है ना, जुआन के अपने आप को ज़रा कंट्रोल में रखा करो। जी जो कि आप जुआन को एक साइड पे लेके जा ही चुकी थी। लेकिन क्या तुम मुझे अपनी बड़ी बहन कहती हो ना, तो मेरी बात माना करो। और मास्टर ने क्या बोला, उन्हें बहुत बुरा लगता है जब तुम आगे से ऐसे बोलती हो। तो चलो जाके मास्टर से माफ़ी मांगो। उसने माफ़ी मांग ली थी और वशियान ने फिर से उसे माफ़ कर ही दिया था। अब वो सब प्रैक्टिस ही करने वाले थे और ये नया स्पेल था जिसको सीखने के लिए सब ही एक्साइटेड थे। सो मेरे पीछे पीछे सब दोहराएंगे और जो मैं करूँ सब वही करेंगे। हम यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप से एक पूरा का पूरा बर्ड बनाना सीखेंगे। वाह, बर्ड कौन सा? मैं कबूतर बनाऊँ क्या? जुआन फिर से बोली थी और जीगी ने उसे घूर के देखा। हाँ जो मर्जी हो, बस बर्ड होना चाहिए, कुछ और नहीं बना देना। वशियान ने उसे फिर से घूर के देखा था और फिर वो जैसे अपना स्पेल पढ़ने ही लगा था और उसके बाकी सारे स्टूडेंट भी तो वही सब उसके पीछे पीछे दोहरा ही रहे थे और जुआन देख ही रही थी। सब की आंखें बंद थी, लेकिन वो आंखें क्यों ही बंद करे, वो कोई उनकी तरह मासूम थोड़ी है, वो तो सब कुछ देखेगी, ऑब्जर्व करेगी। और फिर उसने क्या ही देखा था, कैसे ही मास्टर के हाथ में एक वाटर ड्रॉप से एक प्यारा सा पिजन बन ही चुका था और अब जुआन भी वही सब तो करने वाली थी। लेकिन ये क्या, उसके हाथ पे क्या था? सांप के पिजन बन चुके थे और उसने जैसे ची ही मारी थी। ये क्या चीज़ है? उसने एकदम से उस मेंढक को दूर फेंक दिया था। ये क्या बना दिया तुमने? वो श्यान जो कि उसे देख ही रहा था और उसने कितना बड़ा कोई खौफनाक सा मेंढक ही बना दिया था, जिसके दांत बाहर कोई निकले हुए थे और उसके नेल्स तो हाथ से ज़्यादा ही बड़े थे। मैंने तो
मैंने तो वही स्पेल पढ़ा था जो आप पढ़ रहे थे। तुम्हारा ध्यान किधर था? अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने वही किया था जो आपने किया था। और ये पता नहीं कैसे हो गया, आपने भी तो यही सब किया था। मैंने देखा कैसे आपके हाथ में बास उस कतरे से कबूतर ही बन गया था। तुम देख रही थी? हाँ 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 हाँ, वो देख लिया मैंने। उसने एक थम से जैसे आंखें झुका ली थी और वो श्यान अब उसे घूर के देख रहा था। इसीलिए कहते हैं अपने मास्टर की बात माननी चाहिए। जब तुम मानोगी नहीं, उसके ऊपर अमल नहीं करोगी, तो फिर कैसे तुम सीख पाओगी? अब इसे यहाँ से गायब करो। मैं कैसे करूँ? मुझे से डर लगता है। मुझे 1 मिनट के अंदर यहाँ से ये गायब चाहिए। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। वो अब फिर से आंखें बंद करके उस पहली पढ़ रही थी जो कि उसने कुछ दिन पहले ही सीखा था, और उसने उस मेंढक की तरफ इशारा किया। और अब वो मेंढक जो कि एक मुर्गा ही बन चुका था। दूसरे सारे स्टूडेंट उसकी तरफ देख के अब हंस ही रहे थे। और फिर जीजी जो कि अब श्यान से पूछ ही रही थी क्या वो उसकी हेल्प कर ले, और वो श्यान ने उसको बस बोल ही दिया था। और फिर जीजी ने उसके मेंढक को गायब कर दिया था। वो ऐसी थी, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली, और एक जीजी थी जो कि उसकी क्रिएट किए हुए सारे मैस को समेट ही देती थी। वो सब बाकी दिन भी यही प्रैक्टिस करने वाले थे, और उसके बाद उन्हें फ़ाइट की भी प्रैक्टिस करनी थी। वो श्यान यही चाहता था उसके और बाकी सेक्ट के सारे बच्चे सिर्फ मेंटली नहीं बल्कि फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हों। उन्हें सब भी आना चाहिए, किसी तरीके से वो कमज़ोर नहीं होने चाहिए। वो सब उसी की कौम के बच्चे हैं, और वो इन सब का लीडर। सो लीडर कैसे स्ट्रांग होगा? जब उसके पीपल स्ट्रांग होंगे तभी। और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। हाँ, अभी तक हमारे वांग शान हमारे शान वांग की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो भी जल्द हो जाएगी। सो मुझे प्लीज़ बताइएगा आपको ये कैसा लगा। और हाँ, मुझे इंग्लिश के वर्ड्स बोलने पड़ेंगे क्योंकि और ना मेरी चाइनीज़, ना ही मेरी उर्दू, और ना ही मेरी हिंदी इतनी अच्छी है कि मैं शुद्ध और देसी तरीके से बोल सकूँ। और ना ही आप लोगों को समझ आएगी अगर मैंने ज़्यादा ही हाल इस चीज़ से बोलना स्टार्ट कर दी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।